गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन। रह गया था उस दिन, फर्स्ट पार्ट तक हो गया था। सेकंड 3.6 में हमने किया क्या है, ओवरव्यू कर दें इसका, तो रिडक्शन मेथड के ऊपर वर्क किया। रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Here formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. तो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है वो है 20 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स। ऐसे ही अपस्ट्रीम डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और टाइम जो उसे लगा जाने में वो है 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की निकालनी है स्पीड आपको। एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट भी लिख सकते हो अगर और बाइफरकेट करें इसमें। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। क्वेश्चन क्या है, पहले डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये कोई मान लिया पानी है और पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है। अगर बोट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर कोई बोट चला रहा है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, उस केस में वाटर की स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर, या इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है, स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मींस अगर बोट को हम स्पीड ऑफ करंट की ही डायरेक्शन में चला रहे हैं तो स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। स्पीड ऑफ करंट इस बोट को फेवर करेगा आगे जाने में, तो इसलिए फेवर कर रहा है तो क्या हो गया, प्लस। बट अगर स्पीड ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है, बोट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड ऑफ बोट इस डायरेक्शन में आ रही है, बोट पानी उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होंगी, इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। अब विद द स्ट्रीम जा रहे हैं तो क्या होगी हमारी, डाउन स्ट्रीम। उसको क्या बोलेंगे हम, डाउन स्ट्रीम। किसको, विद द स्ट्रीम। अगर हम पानी के साथ जा रहे हैं, विद द स्ट्रीम जा रहे हैं, टुवर्ड्स द वाटर जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। अगर हम अगेंस्ट दी वाटर जा रहे हैं, वाटर उस डायरेक्शन में, हम इस तरफ आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगी वो, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, एक तो ये चीज, दो वर्ड क्लियर होने चाहिए। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मूव कर रहे हैं तो क्या होगी, वो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी, पानी उसमें फेवर करेगा बोट को। अगर हम अगेंस्ट द वाटर जा रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलाई जा रही है, रो की जा रही है, तो स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा, अपस्ट्रीम का। एक तो ये बात। दूसरा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर पानी रेस्ट में है, स्टिल वाटर, उस टाइम पे अगर आप बोट चला रहे हैं तो चाहे आप आगे जाएं चाहे अपोजिट जाएं, क्योंकि वाटर क्या है, स्टिल है, तो वहां पर ना तो अपस्ट्रीम हो सकता है ना डाउनस्ट्रीम होगा। तो इसका यूज करेंगे हम, अभी देखते हैं कैसे, क्या निकालते हैं हम। और स्पीड ऑफ करंट यानी कि फ्लो ऑफ वाटर, तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन में।
जो चीज फाइंड आउट करनी है इसको लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया। अगर मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है, अभी बताया मैंने, टूवर्ड्स दी वाटर जा रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अपस्ट्रीम स्पीड अगर फाइंड आउट करनी है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, उस केस में क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि अगेंस्ट दी वाटर है तो वो क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, अगर डाउनस्ट्रीम गए तो डिस्टेंस कितना था, 20 किलोमीटर था और टाइम कितना था, 2 आवर्स। तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम के टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी यहाँ से। सेकंड क्या है, डाउनस्ट्रीम के बाद अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम के टाइम पे ही जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और उसके बाद टाइम कितना लगा उसे, 2 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। जो यूनिट्स भी ध्यान में रखनी है, अगर किलोमीटर पर आवर है तो मैंने यहाँ किलोमीटर पर आवर ही लेट किया है। अगर सेकंड में होगा तो उसे फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स को सेम बनाने के लिए। अब इस इक्वेशन का मैं यूज करके, y से y कैंसिल हो गया, ऑन एडिंग x और x हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। इट मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आप ट्राई करके देखना, 2 वूमेन वाला। थर्ड पार्ट में कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं पहले कि एक्चुअल में है क्या। आप घर से चले और टोटल डिस्टेंस था एक ए से बी पर जाने के लिए 300 किलोमीटर। सपोज आप ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट पे गए, डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, जिसमें से आपने ट्रेन और बस में ट्रैवलिंग की और ट्रैवल करते हुए 60 किलोमीटर आपने ट्रेन से किया ट्रैवल। 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस था वो ट्रेन से ट्रैवल किया, और रेस्ट ऑफ जो डिस्टेंस था वो किससे ट्रैवल होगा, फिर बस से, क्योंकि 60 अगर ट्रेन से है, बाकी किससे ट्रैवल किया गया है, बस से। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या कह रहा है, ए और बी की ही बात है, टोटल डिस्टेंस वही 300 किलोमीटर है। अब की बार 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है ट्रेन से, 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है ट्रेन से, रेस्ट ऑफ 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है बस से। ये है ट्रेन और ये है बस। ये ट्रेन से ट्रैवल किया, ये बस से ट्रैवल किया 100। ठीक है। अब टाइम कैसे कैसे लगा है, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल करे तो उसे टाइम लगता है 4 आवर, 4 घंटे लगते हैं। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करे तो उसे टाइम लगता है 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 आवर्स 10 मिनट्स। ये हो गया उसका टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली।
तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसे क्या कर लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, इनको मिलाकर टाइम है। तो हम टाइम के कंसिडरेशन में अगर देखें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी d/s, यानी कि 60/x। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन जिसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, प्लस 240/y, 240 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को ट्रेवल करने में, इन दोनों से ट्रेवलिंग करने पर जो टाइम लगा वो कितना है 4 आवर्स है। टाइम की वैल्यू आ गई बिकॉज d/s, मान लो मैं इसे लिखता हूँ dt dB/sb, दोनों टाइम मिलाकर किसके इक्वल आया, इस t के इक्वल जो नेट टाइम था। नेक्स्ट में क्या है 100 किलोमीटर स्पीड x है, 200 किलोमीटर स्पीड y है। अब की बार टाइम कितना लगा है 4 आवर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट को भी हमें आवर्स में बदलना होगा। वो कितना हो जाएगा 10/60। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, तो प्लस 10 मिनट का मतलब कितना है 10/60। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 25/6। तो 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/x। यहाँ से लेट कर लो अब इसको, किसको 1/x को, 1/x को a, 1/y को b। तो 60a प्लस 240b इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से क्या बन जाएगा 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। अगर 4 कॉमन ले यहाँ से तो क्या बनेगा 15a प्लस 60b इक्वल टू 4। सेम सिचुएशन यहाँ से अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा 4a प्लस 8b इक्वल टू 25/6। 4 से 4 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। नई इक्वेशन जो बनेगी 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। सेकेंड बनेगी 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6। अब क्या करेंगे 6 को इधर अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा ये 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 8 48। ठीक है। अब क्या करेंगे इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर देंगे, या फिर क्या करो किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 बन गई। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो a एंड b की, a एंड b आ जाएंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस। और जब डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया गया है पार्शली, पार्शली क्या था इसमें कि कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कुछ डिस्टेंस बस से। ये इक्वेशन बनेंगे, इसको आगे फर्दर सोल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें 3.6 कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखो, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स वर्ड होगा मैनी, नोमियल मीन्स होगा टर्म। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो टर्म्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे एक लिखते हैं बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 3 टर्म हो गई तो क्या बन जाएगा ट्राइनोमियल, है ना।
ट्राई मीन्स 3, बाइनोमियल 2, नोमियल मीन्स टर्म। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स हमें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ढूंढने के लिए जीरोस, एक वर्ड मिलेगा जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कहा x+2 = 3, x+2 = 0, फाइंड द जीरो ऑफ x। तो जीरो ऑफ x का मतलब क्या है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, वो क्या आ जाएगी, 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ गई -2। ये क्या था, 1 था, इसकी पावर कितनी थी, 1 थी। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, जैसे ये है x² + 2x + 3 = 0, 9th क्लास में भी किया होगा। अब ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, हाईएस्ट डिग्री इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने फिर किससे किया था, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से किया था 9th क्लास में, या स्प्लिटिंग द टर्म्स मेथड से। ठीक है, तो जीरोज फाइंड आउट करने हैं इसमें, या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे इसमें, वो कितने होंगे, 2। जितनी डिग्री उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया कोई एक ग्राफ है मेरे पास, ये कर्व है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कर्व को देख के बताना है आपको। तो इस फंक्शन के लिए y = कोई f(x) आपको फंक्शन दिया हो, वहां पर, या px ले लो, पोलिनोमियल, अभी पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पोलिनोमियल से px, x एक्सिस पे ये कर्व जितनी बार टच करेगी उतने ही क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोज। मान लो 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। मान लिया ये कोई एक इक्वेशन है, ये कोई एक ग्राफ है, तो ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रही है, 2 पॉइंट पे। तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। मान लिया ये कोई एक ग्राफ है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रही है इस पॉलिनोमियल के लिए, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4। जैसे इसमें कुछ दिए भी होंगे आपको ग्राफ सेकंड में। ये दिया हुआ है, और एक ये लाइन है, वो कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y = px, ग्राफ किसका है, y = px का ही है। ठीक है, आर गिवन बाय फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो अभी मैंने बताया x एक्सिस पे ये कर्व जितनी बार भी इसको क्या करेगी, कट करेगी, तो वही उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, उसके जीरोज। ये वाली लाइन x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। ऐसे ही एक और ग्राफ बनाया इसने, ये वाली कर्व x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। जितने पॉइंट पे कट करेगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये है जीरोज फाइंड आउट करना, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है उससे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोई एक क्वाड्रेटिक फॉर्म या कोई पोलिनोमियल लिखता हूँ, ax² + bx + c, ये क्या है, कोई भी जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है किसका, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे a b c क्या होंगे, कांस्टेंट्स,
या ए और बी को हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। जो ए है वो कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट का मतलब ये इसके साथ गुणा हो रहा है, गुणांक हिंदी में। एंड एक्स, एक्स किसका, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है। बी क्या है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए एंड बी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म, सी इज कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ से देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस का और रिलेशनशिप क्या हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से क्या बनेगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल भी कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए जीरोस तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा और बीटा से, अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा सी बाई ए। इसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इन जीरोस का सम। यानी कि किसी भी इक्वेशन में इसको मान लो मैं इसके फैक्टर करता हूं तो क्या होगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया यहाँ से, x प्लस 2, 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 पूरी ब्रैकेट में से x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 1, या तो x प्लस 2 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। x की वैल्यू या तो -2 या क्या आएगी, -1। x की वैल्यू या तो -2 आ गई या x की वैल्यू आ गई -1। ये क्या है, जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये क्या है, जीरोस हैं। यानी कि अल्फा की वैल्यू मान लिया -2 आ गई, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसी को यहाँ से भी समझेंगे हम एग्जांपल से। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -2 एंड -1 तो कितना आएगा, -3, सम ऑफ जीरोस। अब अल्फा प्लस बीटा है किसके इक्वल, -b बाई ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये रहा ए, ये बी एंड ये सी। तो माइनस बी की वैल्यू है 3 बाई ए कितना है 1, तो -3। यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहे हैं, -3 के इक्वल ही आ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा -b बाई ए, अल्फा बीटा क्या आएगा, c बाई ए। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये रिलेशनशिप है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, -b बाई ए, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम, माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, सी को कांस्टेंट टर्म, बाय ए को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सी बाय ए कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये था, अगर रिलेशनशिप हमें कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वहां से फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट,
if alpha and beta are given, then write a polynomial. अगर अल्फा और बीटा दिए हों तो कोई एक पोलिनोमियल लिखना है। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो उस केस में आप पोलिनोमियल क्या लिखेंगे? जनरल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या होगा? के क्या है? कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, इनटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान लिया हमें अल्फा की वैल्यू 2 मिली, बीटा की वैल्यू मिली 1, तो कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखना है हमें पॉलिनोमियल का, वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या बन जाएगा? के एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 3 माइनस 3x प्लस 2। अब ये के का क्या रोल है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। मान लिया मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ 6x प्लस 4, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, 3 कॉमन लेंगे तो वापिस से क्या बनेगा? ये तो सेम है बट कांस्टेंट जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसलिए इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता। जब हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? कोई भी एक जनरल के कांस्टेंट। तो ये क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन देन राइट ए पोलिनोमियल। इसका मतलब ये क्या होगा? जब अल्फा बीटा हमें गिवन हो तो ऐसे हमें पोलिनोमियल लिखना है। इसी में क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनेगा? इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तब पॉलिनोमियल लिखना है। देन राइट ए पॉलिनोमियल। उस केस में कैसे लिखेंगे? मान लिया अब की बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है। एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्सप्रेशन सेम है बट इस बार किसकी वैल्यू मिली है हमें? सम की और प्रोडक्ट की। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2x और अल्फा बीटा आ गया 3। डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आएगा। यहाँ पर क्या है? अगर अल्फा बीटा दिए हों, जीरोज दिए हों, इफ जीरोज आर गिवन, तब ऐसे लिखना है पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा की वैल्यू दी होगी अगर जीरोज लिखा हुआ है। अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन होगी। इसका ये मतलब है। तो सेकंड में 2.2 एक्सरसाइज करते हैं बाद में। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इसका, इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिनोमियल्स का। फर्स्ट एक्सरसाइज ग्राफ तक कर लेना, उसके बाद फिर करते हैं।